आज बात करेंगे हम द ग्रेट विजू शाह के बारे में। विजू शाह यानी विजय शाह। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि विजय शाह का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या पढ़ाई हुई। मैं आपको सिर्फ कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो कि मेरे अनुभव पर आधारित हैं, और ये सिर्फ एक मेरे अनुभव हैं। हो सकता है आप लोग इससे अपनी राय मिलाते हो या नहीं मिलाते हो। यह इसकी सत्यता की प्रामाणिकता मैं नहीं दे सकता, क्योंकि किसी का भी अनुभव होता है वो उसके खुद के लिए होता है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरी कही हुई बातों को ध्यान से परखेंगे तो आपको बिल्कुल एक जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ का भान होगा, वो चीज़ आपको ज्ञात होगी। तो विजू शाह की पूरी ज़िंदगी यूँ कहें कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में ही निकली है। उन्होंने जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, सब इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही आधारित हुआ करते थे। और इसकी शुरुआत अभी से नहीं है साहब, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई है। आपने फिल्म डॉन का नाम सुना होगा, 1978 में जो फिल्म आई थी। तो ये जो फिल्म थी, यहाँ से बताते हैं कि विजू शाह की शुरुआत हुई थी। विजू शाह का इतना तारुफ तो मुझे खैर बताना ही पड़ेगा कि जो विजू शाह हैं वो कल्याण जी आनंद जी जो भाई हैं उनकी जोड़ी हुआ करती थी फिल्मों में। आनंद जी तो आज भी जिंदा हैं, लेकिन विजू शाह जो बेटे हैं वो कल्याण जी भाई के बेटे थे, बेटे रहे। और कल्याण जी जो है उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो विजू शाह ने अपने पिताजी और अपने चाचा के लिए फिल्मों में म्यूज़िक दिया, लेकिन उनका नाम कहीं बीच में असिस्टेंट में लिखा हुआ आता था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल इन्होंने किया, उनके गानों में जितनी भी फिल्में हुआ करती थी 1978 के बाद से, आपने देखा होगा कल्याण जी आनंद जी भाई का जो म्यूज़िक होता था उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ये इलेक्ट्रॉनिक का जो यूज़ था ये धीरे धीरे करके बढ़ने लगा था। डॉन फिल्म में यूज़ हुआ था, हेरा फेरी, बहुत सारी फिल्में थी आपकी। तो इन सभी फिल्मों में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होता था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक का जो यूज़ होता था वो बहुत अच्छा लगता था सुनने में। उसमें परकशनिस्ट भी अपने हाथों से भी बजाया करते थे कुछ वाद्य यंत्र, और उसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बखूबी इस्तेमाल किया जाता था। उनको मिक्स बहुत अच्छे तरह से किया जाता था। तो जो डॉन से, जैसा मैंने बताया आपको, टाइटल ट्रैक से लेकर के एक एक गाने में जो भी बजा है वो यही है। हालांकि विजू शाह का नाम फिल्म त्रिदेव के बाद से ज़्यादा पॉपुलर हुआ, मगर उनकी शुरुआत करीब 10 साल पहले, 10-12 साल पहले ही हो चुकी थी। त्रिदेव रिलीज़ हुई थी सन 1989 में। करीब 1978 से विजू शाह अपने काम पर लग चुके थे। कई म्यूज़िकल कंसर्ट करने के लिए वो बाहर जाते थे, कई स्टेज शो का वो हिस्सा हुआ करते थे, जो कि कल्याण जी आनंद जी भाई की जो पूरी टीम थी वो जाती थी, तो साथ में विजय शाह यानी कल्याण जी आनंद जी के जो बेटे हैं वो भी वहाँ जाया करते थे। और इतना ही नहीं कि उन्होंने कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ में म्यूज़िक दिया, बल्कि उन्होंने जितने भी नामचीन म्यूज़िक डायरेक्टर्स आज तक रहे हैं, जिनमें अनु मलिक, नदीम श्रवण, ऐसे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने विजू शाह की सेवाएं ली हैं। या ये समझें कि फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते थे, वो इन फिल्मों में भी विजू शाह को एक स्पेस दिया करते थे। आपने कभी भी अन्नू मलिक या नदीम श्रवण के म्यूज़िक में कभी कोई अचानक से किसी सिचुएशन पर कुछ अलग से ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स
का यूज़ जब भी करते हुए सुना होगा तो वो आप ये मान लीजिए कि वो उसमें विजू शाह का ही योगदान था। एक बात मैं ऐसी कहूँगा आपको कि शायद कुछ लोग इस बात से वाकिफ़ ना होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने कहा है कि मेरी बात सिर्फ एक अनुभव पर आधारित है और अगर आप इसको सोचेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। कुछ लोग मुझे भला बुरा भी कहेंगे, लेकिन जो अनुभव है वो ऐसा ही होता है कि सभी को नहीं समझ में आता वो। तो मैं ये कहता हूँ कि आज ए आर रहमान साहब का नाम आप जो सुनते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में है। लेकिन ए आर रहमान से कहीं पहले, बहुत पहले से नाम जो था ना, विजू शाह का नाम था इसमें। और अगर हम वैरायटी की बात करें, विविधता की बात करें, तो इसमें विजू शाह का कोई जवाब नहीं है। वो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि विजू शाह ने जब भी कभी काम किया और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ में काम किया तो उनके बैकग्राउंड पर जब काम किया या उनके म्यूज़िक पर काम किया, किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ में जब भी कभी विजू शाह ने काम किया तो ऐसा लगा ही नहीं कि विजू शाह का जो काम है वो उन डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स की शैली पर दिख रहा है। हमको ऐसा लगता था कि उक्त म्यूज़िक डायरेक्टर की ही वो रेंज पर जाकर के काम होता था। तो विजू शाह ने जब भी कभी दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर को कोलैबोरेट किया तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ में वो कोलैबोरेट करते थे तो उनकी शैली में ही वो म्यूज़िक दे दिया करते थे। तो हमें लगता ही नहीं है कि वो विजू शाह का म्यूज़िक भी उसके साथ में इंक्लूड है। आपको एक पल को भी ये नज़र नहीं आएगा कि इसमें विजू शाह अलग से दिखाई दे रहे हैं। मगर अफसोस कि ऐसे लोगों का नाम कभी भी ज़्यादा नहीं हो पाता। म्यूज़िक में जहाँ पर भी आप कुछ किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर के उस टाइम के जितने भी, अभी ये नदीम श्रवण और अन्नू मलिक वाला जो काल है वो अभी इतना ज़्यादा गुजरा हुआ काल नहीं है। तो म्यूज़िक में जहाँ पर भी आप पंच या कोई थ्रिल, कोई एक्शन, या म्यूज़िक में अचानक से जब भी कभी कोई एक उतार चढ़ाव आता था सिचुएशन के हिसाब से, तो ज़्यादातर उसमें विजू शाह का ही योगदान हुआ करता था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोग शायद विजू शाह को जानते भी नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने स्वतंत्र रूप से म्यूज़िक देना शुरू किया तो उन्होंने कई दास्तानें लिख दी। सात समुंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, साधना सरगम का गाया हुआ ये गाना। अब समझिए ये गाना फिल्म विश्वात्मा से था, 1991-92 में आई थी, 1991-92 में। और ये गाना आज भी डिस्कोथेक की जान है, डीजे पब्स में ये गाना चलता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये गाना हमें और भी ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। उसी प्रकार तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, फिल्म मोहरा से आप देखिए, इस फिल्म में ये तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, इस गाने को हम कभी नहीं भूल सकते। और इसी फिल्म का एक दूसरा गाना पंकज उधास साहब की आवाज़ में, ना कजरे की धार, है ना, तो न कोई किया श्रृंगार फिर भी इतनी सुंदर हो। ये गाना आप समझ लीजिए कि श्रृंगार रस का जो ऐसा गाना है कि अगर ये कहीं बजता है तो लोग बाग इसकी स्वर लहरियों में ही खो जाते हैं। न जाने कितनी ही तरह की स्वर लहरियों ने, यानी स्वर लहरियों से सभी का मन प्रफुल्लित किया था विजू शाह साहब ने। और इसके अलावा फिल्म गुप्त का म्यूज़िक भी आपको याद होगा, वो अपने आप में एक अलग तरह का म्यूज़िक था जिसमें गजब गजब तरह के उतार चढ़ाव थे। अगर आप उसका म्यूज़िक सुनते हैं फिल्म गुप्त का, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अलग ही उसने जो मानक सेट किया था। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि उन्होंने कई कई फिल्मों में अपना योगदान दिया। ए आर रहमान के संगीत में आपको एक रूपता मिल सकती है, हमको लग जाता है उनकी रेंज, बहुत भव्य म्यूज़िक देते हैं, लेकिन उनकी जो रेंज है वो हमें पता पड़ता है हर बार कि ये ए आर रहमान है। लेकिन विजू शाह के म्यूज़िक में एक रूपता आपको कभी भी मिलती नहीं है। अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि इस चीज़ को आप एक गुण के तौर पर लेते हैं या अवगुण के तौर पर लेते हैं, लेकिन ऐसा है।
अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ सिर्फ एक ही फिल्म का, मोहरा की अगर मैं बात करता हूँ, जो कि 1993 में प्रदर्शित हुई, तो उसके जितने भी गाने थे, आप कोई भी गाना सुन लीजिए मोहरा का, सभी गाने एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें मालूम चल जाता है, सभी गाने अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मालूम चलता है कि ये विजू शाह का म्यूज़िक है। क्योंकि हम उन गानों की जो प्रकृति है एक दूसरे से अलग है। उस प्रकृति को जानते हुए भी हमें मालूम चलता है कि विजू शाह का ही वो म्यूज़िक है। क्यों? क्योंकि उन म्यूज़िक में कुछ कुछ चीज़ें आपस में कॉमन हैं। वहीं अगर हम ए आर रहमान के गानों में भी अगर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, तो चाहे फिल्म कोई भी हो, लेकिन उसमें जो उनके सॉन्ग्स होते हैं, उनमें कहीं न कहीं एक जैसी बात आती है, ज़्यादातर एक जैसी बात आती है। और क्योंकि उनके गानों की जो प्रकृति होती है ना, वो भी लगभग एक जैसी होती है। चाहे गाना किसी भी सिचुएशन पर हो, लेकिन उन गानों की जो प्रकृति होती है वो एक जैसी लगती है। लेकिन वहीं विजू शाह में जो गानों की जो प्रकृति है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भव्यता की अगर हम बात करते हैं, उसमें ए आर रहमान का जो म्यूज़िक है, उसकी भव्यता बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें ए आर रहमान के जो गाने हैं वो बहुत ज़्यादा महान महसूस होते हैं। लेकिन ये बात भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ए आर रहमान की सारे क्रिएशन है वो एक तरीके से विदेशों से ही प्रमोट की जाती है। और जब किसी चीज़ में विदेशों का हाथ होता है, विदेशी जो जो चीज़ें होती हैं, ब्रांडिंग होती हैं, वो अलग ही लेवल होता है। आप किसी भी अ, इंसान को अगर आप विदेशों से ब्रांड करवाएंगे, तो उसका जो ब्रांडिंग का लेवल है वो बहुत डिफरेंट होता है। दुर्भाग्य से विजू शाह पर कभी भी विदेशी ब्रांडिंग का कोई भी असर नहीं था, उन पर ऐसा कोई ठप्पा नहीं लगा। मैं इसको ठप्पा शब्द ज़्यादा कहना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं दोनों ही म्यूज़िक डायरेक्टर्स की इज़्ज़त करता हूँ। इस कंटेंट को बनाने के पीछे मेरा जो औचित्य है वो ये नहीं कि मैं ए आर रहमान साहब को किसी भी तरीके से कम आंकूँ। ए आर रहमान साहब का जो नाम है वो एक अलग ही लेवल का नाम है। मैं समझता हूँ उन्हें म्यूज़िक डायरेक्टर से बिल्कुल अलग तरह से देखा जाता है। ए आर रहमान साहब को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विजू शाह का नाम उतना लोग नहीं जानते। आप अगर विजू शाह के इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, तो जिन लोगों की रुचि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में है, वो उनकी एक फिल्म जिसका मैंने नाम लिया गुप्त, वो इस फिल्म को सुन लीजिए, इस गाने को सुन लीजिए, इसमें गाने जितने भी हैं उनको सुन लीजिए, और उसी समय उनके समकालीन ए आर रहमान के म्यूज़िक को सुन लीजिए, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वैरायटी भी देखनी है, तो आप वैरायटी देखिए फिल्म मोहरा में, जैसा कि मैंने बताया। और इसी समय उनके समकालीन ए आर रहमान साहब की फिल्म रिलीज़ हुई थी, हमसे है मुकाबला, वो फ्लोर पर थी। और उसी समय लगभग थोड़ा सा आगे पीछे फिल्म रोज़ा रिलीज़ हुई थी। अगर हम रोज़ा और मोहरा की बात करते हैं, तो रोज़ा में सेंसुअलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर उसी प्रकार का था। अरविंद स्वामी और मधु के बीच की जो फिल्म थी और उसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो इस प्रकार का था। संगीत था ए आर रहमान साहब का। लेकिन अगर उसी टाइप की सेंसुअलिटी की ही बात की जाए, तो फिल्म मोहरा का जो गाना था जिसका मैंने जिक्र किया, ना कजरे की धार, है ना, ना मोतियों के हार फिर भी, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी इतनी सुंदर हो, अगर आप ये समझें कि इसकी सेंसुअलिटी कहीं कम थी, तो आप खुद मानेंगे कि कौन सा गाना वक्त बीतने के साथ में आपको ज़्यादा सेंसुअल नज़र आता है। तो इस प्रकार फिल्म मोहरा से ज़्यादा है सेंसुअलिटी रोज़ा में नहीं थी, ये आपको मानना पड़ेगा। तो फिल्म इंडस्ट्री भी खूब है, और फिल्म इंडस्ट्री में भी, म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी है, जहाँ कलाकारों की किस्मत कलाकारों के हाथ में नहीं होती साहब। वो जो किस्मत होती है वो किसी और ही तरह से, किन्हीं लोगों जो कि म्यूज़िक को उतना ज़्यादा नहीं समझते, उन लोगों के हाथ में, उन लोगों की किस्मत होती है जो कि म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा पारंगत होते हैं।
विजू शाह का योगदान अपने पिता कल्याण जी भाई और अपने चाचा आनंद जी भाई के म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1978 के बाद से हम विजू शाह को फिल्म इंडस्ट्री में पाते हैं। हालांकि उनका नाम कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं आया। हाँ, त्रिदेव फिल्म में उनका आया था नाम, और बाद में विश्वात्मा, विश्वात्मा के बाद से मोहरा फिल्म में उन्होंने स्वतंत्र रूप से उनके नाम को हम देख पाते हैं। लेकिन यह बात भी उतनी ही ज़्यादा सच्ची है कि फिल्म कुर्बानी, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, या जो भी गाने उसके थे, लैला में लैला, है ना, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी रफ़ी साहब के साथ में, फिर लावारिस में, ये जितनी भी फिल्में थी, जैसे कुर्बानी हुई, लावारिस, विधाता, घुंघरू, हादसा, कलाकार, जाबाज, सल्तनत, युद्ध, हिरासत, रुखसत, चमेली की शादी इत्यादि, ये जो फिल्में थी, इन सभी फिल्मों में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हुआ, और मैं कब से बता रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कुर्बानी, लावारिस अगर मैं बोलता हूँ तो उस समय अमिताभ बच्चन, और वो समय था जब अमिताभ बच्चन जवान हुआ करते थे। और आप देखिए आज क्या स्थिति है। अमिताभ बच्चन काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज हो चुके हैं, उनकी उम्र 80 प्लस चल रही है ना। तो आप बताइए इनका इतिहास कितना पुराना है। और ये जितनी भी फिल्में हैं, ये सारी गानों पर ही चलती थी फिल्में। कहानी के अलावा, फिल्म की कहानी के अलावा गाने हमको स्वतंत्र रूप से इन फिल्मों के याद रहे। कौन भूल सकता है कुर्बानी के गाने, लावारिस के गाने, विधाता फिल्म के गानों को, हादसा, कलाकार, नीले नीले अंबर पर, जाबाज, तेरा साथ है कितना प्यारा। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज़ हुए हैं, वो सब आप विजू शाह की ही करामात थी। तो ये विजू शाह साहब है ना, इन्होंने न सिर्फ अपने बैनर में काम किया, अपने पिता और चाचा के साथ काम किया, इन्होंने सभी के साथ काम किया, और सभी लोग इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। बहुत गुणी, बहुत ही बढ़िया ये रहे हैं म्यूज़िक डायरेक्टर। और म्यूज़िक डायरेक्टर से पहले ये म्यूज़िक अरेंजर हुआ करते थे। और जो म्यूज़िक अरेंजर होता है, उसका म्यूज़िक अगर आप सुनेंगे ना, वो बिल्कुल ही अलग होता है। जितने लोगों ने म्यूज़िक अरेंजर के तौर पर भी अपनी सर्विसेज दी हैं, वो जब म्यूज़िक डायरेक्शन में आते हैं वो लोग, तो उनका म्यूज़िक अलग ही लेवल का होता है। तो आज के अपने इस अध्याय में बस मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और कमेंट बॉक्स में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, जो भी कुछ मैंने बोला। तो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, मैं जानता हूँ बहुत लोग मुझे गलत भी बोलेंगे, खैर मुझे उसकी कोई परवाह है नहीं, क्योंकि मैंने ये सारी बातें अनुभव के पर आधारित अपना एक की हैं। मुझे ज़रूरी नहीं है कि आपसे मेरा अनुभव मैच खाए, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करते हैं तो आप शायद इसी निष्कर्ष पर पहुँचें, शायद इसी निष्कर्ष पर पहुँचें। मैं पक्का मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन साहब ऐसा था, ऐसा है और ऐसा होगा कि आप जब मेरी बात को समझेंगे तो उस निष्कर्ष पर भी आप पहुंच पाएंगे। बाकी आप जैसा कहेंगे वैसा भी मुझे मान्य होगा। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, और अपने अपने कार्यों में सर्वदा मस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।